एफसीसी पैकिंग। तो आपने ये किया था नंबर 1, कोऑर्डिनेशन नंबर है इसमें 12। 12 का क्लासिफिकेशन है 6+3+3। 6 एटम्स अपनी लेयर में टच करेगा, 3 एटम लेयर अबव, 3 एटम लेयर बिलो। कोऑर्डिनेशन नंबर 12। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि √2a फेस डायगोनल इक्वल टू 4r, बिकॉज atoms are in contact, atoms are in contact along a face diagonal, along a face diagonal। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है Z इन एफसीसी। तो Z मतलब नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, एटम्स पर यूनिट सेल। तो 8 कॉर्नर्स ऑक्यूपाइड हैं, कंट्रीब्यूशन 1/8। 6 फेस सेंटर्स ऑक्यूपाइड हैं, कंट्रीब्यूशन 1/2। तो देयर आर 4 एटम्स पर यूनिट सेल, 4 एटम्स पर यूनिट सेल। यहां तक आपने किया था। नाउ डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव लेयर्स, डिस्टेंस बिटवीन लेयर ए एंड बी। लेयर ए और बी के बीच डिस्टेंस हो जाएगी √3a/3। ए के टर्म में अगर लिखें तो a/√3, और अगर आर के टर्म में लिखें तो ए की वैल्यू यहां से निकाल लो। ये हो जाएगी 2√2r/√3। ये है दो सक्सेसिव लेयर्स के बीच डिस्टेंस। कैसे लिख दी मैंने ये सक्सेसिव लेयर्स के बीच डिस्टेंस? डायरेक्ट कैसे लिख दी? तो आप याद करो कि जो क्यूब के अंदर सक्सेसिव लेयर्स की अरेंजमेंट है वो किस तरह से होती है। यही तो किया था पिछली क्लास में हमने। क्यूब के अंदर जो सक्सेसिव लेयर्स हैं वो बॉडी डायगोनल के परपेंडिकुलर हैं। आपने जो ये फिगर बनाया था इसको ध्यान से देखो, एफसीसी वाले फिगर को देखो। एक बॉडी डायगोनल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया लेयर्स से? बॉडी डायगोनल टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? और 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। आई थिंक ये दिख रहा होगा आप सबको। बॉडी डायगोनल एक लेयर ये है, दूसरी लेयर ये है, बॉडी डायगोनल 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। आपने लेयर बना रखी है, दोबारा नहीं बनाना, उसी फिगर को देखो ध्यान से। ऐसे हमने लास्ट क्लास में 4 लेयर बनाई थी। तो पूरा का पूरा बॉडी डायगोनल 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ? 3 पार्ट्स में। एक ये सब बराबर हैं, ऑल आर इक्वल। पूरा बॉडी डायगोनल 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। मान लेते हैं कि ये सारी लेंथ x है। तो ओवरऑल हो गया 3x बॉडी डायगोनल, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक की डिस्टेंस। मैंने अभी ये पूरी लेयर नहीं बनाई, पूरी बना देता हूं।
ये कॉर्नर के साथ भी जाएगा ऐसे। आप बना चुके हैं पिछली क्लास में, ठीक है। आपने राइटिंग प्रैक्टिस की होगी तो आपको तुरंत याद आ जाएगा सारा। तो इन लेयर्स के बीच डिस्टेंस है इक्वल एक्स 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 मान ली हमने। तो आपको मालूम है कि बॉडी डायगोनल हो गया ओवरऑल 3x, और a के टर्म में होता है √3a। तो x किसके बराबर आ जाएगा? √3a/3। मैंने यही तो लिखा डायरेक्ट। तो दो सक्सेसिव लेयर्स के बीच डिस्टेंस क्या है? a/√3 या 2√2r/√3। ये कंपटीशन में बार बार आई हुई प्रॉब्लम है। जल्दी करो, लिख लिया इसको? मेरी साउंड आ रही है सबको? यस। तो ये लिख लिया, चारों पॉइंट लिख लिए? यस। चलो ठीक है, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करोगे तो सिलेबस की स्पीड बनी रहेगी। नेक्स्ट लिखो, डिटर्मिनेशन ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में 3 तरह के स्पेस लैटिसेस होते हैं, ये आपने लिखा। तो पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम, फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम occupied by atoms, fraction of total volume occupied by atoms। fraction of total volume occupied by atoms। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑक्यूपाइड बाय एटम्स। यूनिट सेल के लिए फाइंड कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑक्यूपाइड बाय एटम्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये है पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला। ईटा से डिनोट करते हैं, ईटा। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या बनेगी जरा देखो। तो वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई होगा? Z टाइम्स 4/3 πr³। ये ऑक्यूपाइड वॉल्यूम होगा। कैसे लिखा हमने ये ऑक्यूपाइड वॉल्यूम? तो आपको मालूम है कि 4/3 πr³ है सिंगल एटम का वॉल्यूम, r उसकी रेडियस हो गई। 4/3 πr³ इज द वॉल्यूम ऑफ वन एटम। और मान लिया कि यूनिट सेल में Z एटम है। Z क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ, एक्टिव एटम। हाँ, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो ये क्लियर है सबको, इतना ऑक्यूपाइड वॉल्यूम होगा, यस और नो?
यस सर। Yes. और टोटल वॉल्यूम होगा ए क्यूब, अगर ए एज लेंथ है क्यूब की। हम बात कर रहे हैं क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम ए क्यूब होगा। अब बहुत ही आसान है, एक एक करके देखो। नंबर 1, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। आप ऑलरेडी लिख चुके हैं इसमें, जेड की वैल्यू क्या होती है, 8 कॉर्नर्स हैं, 1/8 कंट्रीब्यूशन हर एक का। जेड की वैल्यू 1 होती है और ए इक्वल टू होता है 2r, सिंपल क्यूब के लिए। ये दोनों डाटा इसमें रख दें, तो 1 × 4/3 πr³ डिवाइडेड बाई ए की जगह लिखो 2r। इसको सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो बिल्कुल, आर कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 0.52, 0.52। या परसेंट में लिखना है तो 52% लिख सकते हो। तो कितने परसेंट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होगा सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग में? 52% वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होगा। तो व्हाट अबाउट वाइड स्पेस या एम्प्टी स्पेस? तो 100, 48। 100 माइनस 52, हाँ 48%। 48% वाइड स्पेस है या एम्प्टी स्पेस है? 52% ऑक्यूपाइड स्पेस है। तो ये सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग का पैकिंग फ्रैक्शन क्लियर है आप सबको? यस। Yes. ओके, नाउ बॉडी सेंटर्ड सेकंड वन, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, बीसीसी। तो बीसीसी के लिए आपको मालूम है जेड इक्वल टू 8 × 1/8 कॉर्नर्स प्लस बॉडी सेंटर। एक बॉडी सेंटर 100% कंट्रीब्यूशन, तो जेड की वैल्यू 2। और दूसरा आपको मालूम है √3a इक्वल टू 4r, क्योंकि एटम्स बॉडी डायगोनल के लॉन्ग टच करते हैं। अब पूरी पैकिंग आपके दिमाग में रहनी चाहिए। तो व्हाट अबाउट पैकिंग एफिशिएंसी? बस जेड और ए की वैल्यू रख लो। जेड हो गया 2, 4/3 πr³ और ए की वैल्यू आएगी 4r/√3, इसका क्यूब। आर कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व करो, पूरा पूरा सॉल्व करो, ये आएगा 0.68 या 68% अगर परसेंट में लिखना है। तो 68% वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है। तो वाइड स्पेस कितना हो गया? 32। वाइड स्पेस 100 से माइनस करके निकाल लो, सिंपल है। तो 32% वाइड स्पेस है, 68% ऑक्यूपाइड स्पेस है। तो सिंपल क्यूब में 52% ऑक्यूपाइड था, बॉडी सेंटर्ड में 68% ऑक्यूपाइड है। तो किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? बॉडी सेंटर। डेंसिटी बॉडी सेंटर की ज्यादा होगी।
तो एफसीसी में जेड की वैल्यू तो होती है 4, और ए और आर में अभी अभी आपने रिलेशन लिखा था, क्या रिलेशन लिखा था ए और आर में? 2 एफसीसी is equal पैकिंग to में 4R. √2a इक्वल टू 4r, या a इक्वल टू 2√2r। तो एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है z इंटू, जेड मतलब 4, इंटू 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब। ए का मतलब है 2√2r होल क्यूब। इसको सॉल्व करो और देखो कितना परसेंट आता है। मुझे इसका डाटा भूल गया, 0.72 है या 0.74 है, 0.7 74. समथिंग है, 0.72 या 0.74 में से कुछ है। 0.74. देखो सॉल्व करो इसको जल्दी से। तो 0.74 है, मतलब 74% वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है। तो वाइड स्पेस कितना हो गया? वाइड स्पेस हो गया 100 माइनस 74, 26% वाइड स्पेस हो गया, 26% वाइड स्पेस। तो ये तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में एफिशिएंसी हमने निकाली, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में। यहां तक तो बिल्कुल आसान है। ये तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में एफिशिएंसी आ गई। ओके, नाउ वी टेक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। सबसे पहले तो देखें डिटर्मिनेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। डिटर्मिनेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो एक टेबल बना लो आप, वो है लोकेशन एंड देयर कंट्रीब्यूशंस। अब हेक्सागोनल ज्योमेट्री सोचनी है आपको, हेक्सागोनल ज्योमेट्री सोचनी है। सोचो हेक्सागन 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 कॉमन है, जैसे क्यूब कॉमन थे। जिस तरह से क्यूब कॉमन थे वैसे हेक्सागन हेक्सागन कॉमन है। सोचो जरा लोकेशन और उनके कंट्रीब्यूशंस। तो जैसे कॉर्नर, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन क्या होगा? तो एक कॉर्नर टोटल 6 हेक्सागन में कॉमन होगा। एक कॉर्नर 6 हेक्सागन में कॉमन होता है। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल 1/6 आएगा। एक कॉर्नर 6 हेक्सागन में कॉमन होता है। दूसरा फेस सेंटर, तो फेस सेंटर तो 2 में ही कॉमन होगा। दो तरह के फेस होते हैं, एक तो साइड फेस और एक टॉप फेस। फेस कोई भी ले लो 1/2 ही आएगा।
एक फेस दो हेक्सागन से ज्यादा में कॉमन हो नहीं सकता। तीसरा है एज सेंटर। अगर एज ले लें, साइड एज ले लें तो 3 हेक्सागन में कॉमन होती है, वो है 1/3, कंट्रीब्यूशन 1/3। अगर टॉप एज ले लें तो वो 4 में कॉमन होती है, तो उसमें कंट्रीब्यूशन आएगा 1/4। ये थोड़ा आपको 3D देखना पड़ेगा, इसके बगैर बात बनेगी नहीं, तो मैं आपको 3D दिखाता हूँ। ये दूसरी स्क्रीन दिख रही है आप सबको? Yes. Yes, sir. Yes. ओके, दूसरी स्क्रीन दिख रही है, बहुत बढ़िया, ध्यान दो। ये हेक्सागोनल बेस है और ये मैंने हेक्सागन बना दिया एक, ये हेक्सागन मैंने बना दिया। आपको मालूम है कि A इक्वल टू B बट नॉट इक्वल टू C। आपने एक हेक्सागन बना लिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे कई हेक्सागन को मैं रिपीट करूंगा, कई हेक्सागन को मैं रिपीट करूंगा। ये दूसरा हेक्सागन हो गया। एक साइड कॉमन है, इसको मैं अलग कलर से कर देता हूं जिससे आप देख सकें ठीक से। ये 2 हेक्सागन हो गए, विजुलाइज हो रहा है आप सबको? Yes. सिंपल है बिल्कुल। Yes. अब तीसरा हेक्सागन देखो, इसको मैं और डिफरेंट कलर से कर देता हूं। ऐसे हेक्सागन अरेंज्ड हैं। ये 3 हेक्सागन अरेंज्ड हो गए। ठीक है, आपको बनाना नहीं है, जस्ट समझने के लिए मैं दिखा रहा हूं। ये आपको बनाना नहीं है, देखो ये 3 हेक्सागन थोड़े और मैंने बना दिए, पर ये एक्चुअल में ठीक इनके ऊपर रखने हैं। ये क्लोनिंग गलत हो गई है। देखो ये मैंने इस तरह से बना देना है। ये टोटल कितने हेक्सागन हैं? 6. 6 हेक्सागन है। विजुलाइज हो रहा है, 6 हेक्सागन है। Yes, Yes. sir. ओके, अब मुझे आप बताओ, अगर कोई एटम, अगर कोई एटम अगर कोई एटम इसके सेंटर पे रखा हो, सेंटर पे या कॉर्नर पे, यहाँ देखो मैं इसकी बात कर रहा हूँ,
मान लीजिए ये एटम है और इसके कॉर्नर पे रखा हुआ है। यहां रखा हुआ है, तो ये कितने हेक्सागन में कॉमन होगा बोलो? 6. ये कितने हेक्सागन में कॉमन होगा? 6. 6. अरे ये कितने हेक्सागन में कॉमन है मैंने पूछा, साउंड आ रही है मेरी? 6 सर. 6. ये 6 हेक्सागन में कॉमन है। 3 तो ये हैं, और 3 जो मैंने ये हटा दिए वो भी तो इसके ऊपर आएंगे। ऐसे है रिपीटिशन हेक्सागन का। तो कितने में कॉमन है ये? 6 में कॉमन हो गया ना। 3 नीचे 3 ऊपर, तो कंट्रीब्यूशन क्या होगा? 1/6। आपने यही तो लिखा, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/6। यस और नो? Yes. अब जरा सोचो, इस पैकिंग को विजुलाइज करो, सोचो जरा, अगर एक फेस पे आ जाए, एक फेस कितने में कॉमन होगा? 2 में। अगर एक एज पे आ जाए, जो अंदर वाली एज बनेगी, एज कितने में कॉमन होगी? 1 2 3 में। एज 1 2 3 में कॉमन होगी। दो तरह की एजेस हैं। एक तो ये टॉप एज देखो, टॉप एज ऐसे, ये वाली एज कितने में कॉमन होगी? 4 में। ये जो हेक्सागोनल बेस है, इसकी एज 4 में कॉमन होगी। 2 ये और 2 ऊपर। बट ये वाली जो एज है वर्टिकली डाउन जो जा रही है, वर्टिकली डाउन जो एज जा रही है, ये कितने में कॉमन होगी? वो 3 में कॉमन होगी। तो ये आप सबको विजुलाइज हो गया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। चलो ठीक है, अब देखो पैकिंग पे आते हैं, वापस पैकिंग पे आते हैं। इसको आज फिनिश करते हैं पूरा, बार बार इसमें टाइम नहीं लगाना हमें। तो आप इससे पहले लिख चुके हैं ऑलरेडी, जो लिख चुके हैं मैं उस पॉइंट पे आता हूं। आपने क्या लिखा हुआ है? आपने ये लिखा हुआ है कि इस पैकिंग को कहते हैं हम ए बी टाइप पैकिंग, because third and first layer are same and third and successive layers are placed over T void. Third and successive layers are placed over T void. Are placed over T voids. तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी इस पैकिंग में? कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बिल्कुल सेम आएगी जो आपने एफसीसी में लिखी, बस लोकेशन का ही तो अंतर है। एक में टी वाइड यूज हुआ, एक में ओ वाइड यूज हुआ, बाकी कोई चेंज नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी बिल्कुल सेम आएगी। सेम क्लासिफिकेशन 6 + 3 + 3, कोऑर्डिनेशन नंबर बिल्कुल सेम आएगी। सॉरी, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, गलत हो गया। और z की वैल्यू क्या होगी? z की वैल्यू क्या होगी? तो एनसीईआरटी में जरा यूनिट सेल को देखो, एनसीईआरटी में यूनिट सेल को देखो आप, यूनिट सेल बनी हुई है।
यूनिट सेल में देखो सारे कॉर्नर्स ऑक्यूपाइड हैं और टॉप फेस और बॉटम फेस सेंटर ऑक्यूपाइड है और बीच में लेयर बी के 3 एटम हैं। एनसीईआरटी में देखो इसका बहुत बढ़िया क्रॉस व्यू बना हुआ है, उन इंटरसेक्शन करके भी उन्होंने दिखाया हुआ है। मिल गई सबको एनसीईआरटी? मैं आपके साथ दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूं, इससे आपको दिखाई पड़ेगा। ये है, ये पैकिंग है ए बी टाइप। तो सारे कॉर्नर्स ऑक्यूपाइड है और फेस सेंटर ऑक्यूपाइड है। तो व्हाट अबाउट जेड पर यूनिट सेल? तो टोटल कॉर्नर कितने होते हैं हेक्सागन के? देखो इसमें 6 कॉर्नर नीचे, 6 कॉर्नर ऊपर। कितने कॉर्नर होते हैं? 12. 12 कॉर्नर। तो 12 इंटू 1/3, 12 इंटू 1/3। दूसरा, ये जो फेस सेंटर ऑक्यूपाइड है इनके लिए क्या करेंगे? 2 इंटू 1/2, फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/2। और ये लेयर बी के 3 एटम 100% इन, लेयर बी के 3 एटम 100% इन। तो क्या हो गया इसमें? जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? जेड क्या होगा? तो देखो 12 कॉर्नर्स हैं, 12 कॉर्नर इंटू 1/3 कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन। सॉरी, कॉर्नर तो 6 1/6 कंट्रीब्यूट करता है, 1/6। फेस सेंटर 2 ऑक्यूपाइड है 1/2 और 3 एटम 100% इन लेयर बी के। टोटल कितने आ गए? 6। जेड की वैल्यू 6 है। ये सबको समझ में आ गया जेड इक्वल टू 6 कैसे आया एससीपी में? Yes, sir. Yes, sir. ओके। इसी फिगर में आप नोट कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 12 भी आपको दिख रहा होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 इसमें दिखाई पड़ेगा। जैसे एक इंटीरियर एटम ले लो, ये तो अपने सराउंडिंग में 6 को टच करेगा, ऊपर वाली लेयर के 3 को टच करेगा और नीचे वाली लेयर के भी 3 को टच करेगा। ये जो सेंटर वाला एटम है ऊपर वाली लेयर के 3 एटम को टच करता है। तो 6 इन इट्स ओन लेयर, 3 अबव 3 बिलो, कोऑर्डिनेशन नंबर 12। अब आपने लेयर ए और लेयर बी के बीच तो डिस्टेंस निकाल ली थी, अभी जो एफसीसी में निकाली थी वही एससीपी में भी है सेम, 2√2r/√3। तो उसका डबल कर दोगे तो प्रिज्म की हाइट आ जाएगी, इस हेक्सागोनल प्रिज्म की हाइट आ जाएगी। ये प्रॉब्लम जेई एडवांस में आई हुई है। अगर एटम की रेडियस r हो तो व्हाट अबाउट हाइट ऑफ हेक्सागोनल प्रिज्म? हाइट ऑफ हेक्सागोनल प्रिज्म तो क्या करना? डबल कर देना लेयर ए और बी के बीच जो डिस्टेंस आपने एफसीसी में निकाली थी, 2√2r/√3। ये है हाइट ऑफ हेक्सागोनल प्रिज्म। में से एस से लिख रहा हूं। इस हाइट की हमें जरूरत है पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए। पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू हो जाएगा जेड टाइम्स 4/3πr³। ये तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हो गया, बाई वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल प्रिज्म। वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल प्रिज्म, तो वो क्या होगा? वॉल्यूम वॉल्यूम होगा एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। हेक्सागोनल प्रिज्म का वॉल्यूम होगा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। हाइट तो आपको मालूम है आर के टर्म में,
और बेस का एरिया निकालना है। बेस का एरिया निकाल सकते हो आप, हेक्सागोनल बेस का एरिया। ये साइड 2r है। कितने इक्विलेटर ट्राइंगल बनेंगे? ये भी 2r है, ये भी 2r है। कितने इक्विलेटर ट्राइंगल बनेंगे? 6 इक्विलेटर ट्राइंगल बनेंगे। तो एक इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया निकालो जिसकी साइड 2r हो। 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एरिया ऑफ बेस आ जाएगा। एरिया ऑफ बेस में इस पूरी हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा प्रिज्म का। तो इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया आपको मालूम है, सीधे फॉर्मूला याद होता है बच्चों को। इक्विलेटर ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू स्क्वायर ऑफ द साइड, यही होता है। √3/4 इंटू स्क्वायर ऑफ द साइड। तो देखो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, 6 इंटू 4/3 πr क्यूब। ये तो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम हो गया। एरिया ऑफ बेस हो जाएगा 6 टाइम्स √3/4 और साइड है 2r। ये हो गया एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। हाइट आपने निकाली ली, 2 इंटू 2 मतलब क्या हो गया 4√2r बाई √3। ये हो गया वॉल्यूम। इसमें r कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर r क्यूब है तो नीचे भी r क्यूब बनेगा। सॉल्व करो, ये बिल्कुल वही आएगा जो FCC में आया, बिल्कुल बराबर आएगा, सेम आएगा। क्लियर है आप सबको? पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ SCP कैलकुलेट करके देख लेना, बिल्कुल सेम आएगा। तो इतना आपको SCP के बारे में जानना है, HCP के बारे में इतना जानना है आपको। डेंसिटी का फॉर्मूला लिख लिया था आप सबने, डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। इन तीनों क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के लिए डेंसिटी का फॉर्मूला भी आप लिख लो जल्दी। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम और SCP, डेंसिटी का फॉर्मूला तो यूनिफॉर्म ही होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी इक्वल टू ये हो जाएगा मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का मास क्या होगा? वो है Z इंटू मास ऑफ वन एटम। और यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा वो आप निकाल ही चुके हैं। क्यूबिक सिस्टम में वॉल्यूम हो जाएगा A क्यूब, हेक्सागोनल सिस्टम में वॉल्यूम आपने निकाल ही लिया अभी अभी। अब कभी कभी सिंगल एटम का मास ना देके उसके वो दे देते हैं नाम मेटल का, तो ये हो जाएगा मोलर मास डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। मोलर मास में एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो एक एटम का मास आ जाएगा, डिवाइडेड बाई A क्यूब।
तो जितनी भी ये एल्कली मेटल्स हैं, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, एल्कली मेटल्स की पैकिंग होती है BCC, और जो क्वाइनेज मेटल्स होती हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, क्वाइनेज मेटल्स की पैकिंग होती है FCC। और ये दोनों एक दूसरे में चेंज होती रहती हैं, एक दूसरे में चेंज होती रहती हैं। BCC में अगर आप P इंक्रीज करें तो ये FCC बन जाता है, P इंक्रीज करें, और FCC में अगर आप T इंक्रीज करें तो ये BCC बन जाता है। तो ये जो भी स्टेट है ये चेंज हो जाती हैं विद द चेंज इन P एंड T। प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करें तो मेटल एटम्स की या पार्टिकल्स की अरेंजमेंट चेंज हो जाती है। P इंक्रीज करें तो BCC FCC में जाता है, और T इंक्रीज करें तो FCC BCC में आ जाता है। तो कौन सी पैकिंग होगी ये डिपेंड करेगा P एंड T पे। नॉर्मल कंडीशंस में एल्कली मेटल्स BCC और क्वाइनेज मेटल्स FCC पैकिंग में होते हैं। ये फैक्ट है, बस याद हो जाता है आसानी से, क्योंकि टेबल के टर्म्स में है, पीरियोडिक टेबल के टर्म्स में। तो ये है डेंसिटी ऑफ SCP सॉलिड। समझ में आ गया आप सबको? आप SCP के लिए लिख सकते हैं, BCC के लिए लिख सकते हैं, सबके लिए लिख सकते हैं क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में। यहां तक क्लियर है सबको? एक और छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद ये मेटेलिक सॉलिड खत्म हो जाएगा, फिर आयनिक सॉलिड पे आएंगे। एक और छोटा सा टॉपिक है, लिख लो। डिटर्मिनेशन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑन crystallographic planes, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑन क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स। अब ये सारा मामला 3D का है और कुछ नहीं है। जिसको पैकिंग मालूम है वो ये कर लेता है। ये क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है। मैं क्या कह रहा हूं वो ये है, मान लीजिए एक ये प्लेन है क्रिस्टल के अंदर। क्रिस्टल के अंदर जो भी हम प्लेन बनाएंगे उन प्लेन का नाम होगा क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन। ये मैंने एक ये प्लेन बना दिया, एक मैंने ये प्लेन बना दिया। बना लो, इसको जल्दी करो। ये है क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन। इस क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन पे आपको बताना है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स बताना है। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि मान लो कि ये सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, तो बताओ अरेंजमेंट क्या होगी।
तो अरेंजमेंट क्या होगी आपको बताना है। मैं ये 4 ऑप्शन आपको दे रहा हूं। अगर ये सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग है तो अरेंजमेंट क्या होगी। इस प्लेन पे किस तरह की अरेंजमेंट आपको दिखाई पड़ेगी। इस तरह से अरेंज दिखेंगे एटम्स। इस प्लेन पे अरेंजमेंट क्या होगी, इस तरह से आएगी अरेंजमेंट। इस तरह से अरेंजमेंट आएगी। बिल्कुल यही ऑप्शन आते हैं। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सी आएगा सर। आप बताओ इनमें से कौन सी अरेंजमेंट दिखाई पड़ेगी अगर ये क्रिस्टल प्लेन हमने बनाया एससीसी के अंदर। सी आएगी सर। प्रॉब्लम समझ में आ गई आप सबको। क्वेश्चन समझ में आ गया मैं क्या पूछना चाह रहा हूं। Yes. अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑन क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन। तो बताओ अगर ये एससीसी यूनिट सेल है उसके अंदर ये है तो क्या होगा। कौन सी अरेंजमेंट दिखेगी इस प्लेन पे। इतनी देर मत करो, जल्दी करो। मेरी साउंड आ रही है सबको। B. इतनी देर थोड़ी लगनी है, इसका मतलब है कि पिछला आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। देखो बिल्कुल कॉमन सेंस है, सामान्य बुद्धि के क्वेश्चंस है। अगर पिछला तैयार है तो आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं होगा। देखो सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग में एटम्स कहाँ लाई करते हैं। सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग में एटम्स केवल कॉर्नर्स पे लाई करते हैं, ओनली एट द कॉर्नर्स। तो आपको 4 एटम ही दिखेंगे ना, 4 से ज्यादा तो दिखेंगे नहीं। तो ऑप्शन 4 तो डी ऑप्शन तो गलत हो गया। डी ऑप्शन में तो 5 एटम दिख रहे हैं, तो ऑप्शन डी तो पहली नजर में गलत हो गया। एक बात। दूसरा, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग में कौन से एटम्स कांटेक्ट में होते हैं। सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग में कौन से एटम्स कांटेक्ट में होते हैं। एटम्स अलोंग द एजेस। अब अगर ये बेसिक थ्योरी आपको पता है तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों एटम कांटेक्ट में होंगे।
ये जो फेस डायगोनल के लॉन्ग लाई कर रहे हैं, क्या वो कांटेक्ट में होंगे? एजेस के लॉन्ग एटम कांटेक्ट में होते हैं, फेस डायगोनल के लॉन्ग नहीं। तो ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि इसमें तो कांटेक्ट में ही नहीं है कोई भी। ऑप्शन बी भी गलत है, क्योंकि इसमें चारों कांटेक्ट में दिख रहे हैं। भाई ये फेस डायगोनल के लॉन्ग थोड़ी कांटेक्ट में होंगे। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। किसी को कोई दिक्कत है इसको समझने में? बिल्कुल आसान है। आपको सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग पता होनी चाहिए। सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग में कौन किसके कांटेक्ट में है ये पता होना चाहिए बस। तो ये ऐसे क्वेश्चंस वही बच्चे कर पाते हैं जिनको पूरी पैकिंग का आइडिया है, अरेंजमेंट का आइडिया है, कौन किसके कांटेक्ट में है ये पता है। ये तो मैंने बना दिया सिंपल क्यूब का, सबसे आसान केस यही था। इसमें अगर दिक्कत है तो फिर आगे सोचना पड़ेगा ज्यादा। अब जरा बताओ, ये अगर एफसीसी हो तो क्या होगा? इफ इट इज एफसीसी, क्या इनमें से कोई आएगा या इनसे डिफरेंट आएगा? अगर ये एफसीसी है तो क्या होगा? पहले बीसीसी ले लो, सॉरी पहले बीसीसी ले लो। अगर ये बीसीसी है तो क्या होगा? वन ऑफ दीज या नन ऑफ दीज, और नन ऑफ दीज है तो इनमें फिर कौन सा वो अरेंजमेंट बनाओ। अगर ये बीसीसी है तो सर। अगर ये बीसीसी है बिल्कुल आसान है। एटम्स कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर पे भी मिलेगा। टोटल 5 एटम्स दिखेंगे। अब इसमें 5 ऑप्शन तो डी में ही दिख रहे हैं, पर डी सही है या गलत है ये भी अभी चेक करना जरूरी है। आपको मालूम है कि बीसीसी पैकिंग में एजेस के लॉन्ग एटम टच नहीं करते। एजेस के लॉन्ग एटम टच नहीं करते बीसीसी में। बीसीसी में कौन से एटम टच करते हैं? जो बॉडी डायगोनल के लॉन्ग लाई करते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। एटम से लॉन्ग बॉडी डायगोनल टच करते हैं, इसका मतलब है कि ये इसके कांटेक्ट में और ये इसके कांटेक्ट में। अगर आपको ये बेसिक नॉलेज है कि एटम बॉडी डायगोनल के लॉन्ग टच करते हैं, नॉट अलोंग एजेस, तो आप ये कह सकते हैं कि डी ऑप्शन करेक्ट है। ये दोनों कांटेक्ट में नहीं है, और ये इसके कांटेक्ट में और ये इसके कांटेक्ट में। इसी तरह से ये इसके कांटेक्ट में, ये इसके कांटेक्ट में, एजेस के लॉन्ग कांटेक्ट में नहीं है। सर एक्सक्यूज सबको मी समझ में आ गया? देखो ये बात तभी समझ में नहीं आ सकती जब आपको ये पैकिंग की प्रैक्टिस ना हो। अगर पैकिंग की प्रैक्टिस है तो आपको बिल्कुल इजी लग रहा होगा। और एक लास्ट वन एफसीसी, जरा सोचो एफसीसी हो अगर क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में तो क्या होगा? तो एफसीसी केस में सेंटर पे एटम तो होगा नहीं, सेंटर पे नहीं होगा, फेस सेंटर पे लाई करेगा, तो एक तो फ्रंट फेस पे आ जाएगा और एक बैक फेस पे आएगा।
यही दिखेगा ना अगर ये एफसीसी है। एजेस के लॉन्ग एटम टच नहीं करते, एटम टच करते हैं लॉन्ग द फेस डायगोनल। तो ये तीनों कांटेक्ट में होंगे, ये तीनों कांटेक्ट में होंगे, बस ये कांटेक्ट में नहीं होंगे एजेस के लॉन्ग। तो अगर ये फेस डायगोनल है तो इस तरह से लाई करेगा। ये कांटेक्ट में नहीं होंगे। ऐसे दिखेगा। समझ में आ गया सबको? सबको समझ में आ गया? Yes. एक्सक्यूज मी हाँ सर। सक्षम, बोलो बेटा क्या प्रॉब्लम है? सर जो आपने बीसीसी बनाया है इसमें डी कैसे होएगा? ये मतलब ऊपर वाले दोनों तो आपस में कांटेक्ट में होंगे मतलब। हेलो, बोलो। सर जो ऊपर जो है ये हमारे पास जो बीसीसी में जो ऊपर वाले दो तो कांटेक्ट में होंगे ही ना सर? ये यस सर। ये कैसे कांटेक्ट में होंगे? आप बीसीसी भूल चुके हैं बेटा। सर एक बीसीसी बीच में होता था बड़ा, उसमें ऊपर आपस में तो कांटेक्ट में होते हैं सर, यहाँ पे हमने बेशक छोटे बनाए हैं। नहीं, बीसीसी में एजेस के लॉन्ग एटम टच में नहीं होते। आपके पास नोट्स है तो पेज पलट के देखो। नोट्स हैं तो पेज पलट के देखो। बीसीसी में एजेस के लॉन्ग एटम कांटेक्ट में नहीं होते। बिल्कुल गलत बोल रहे हो। पेज पलटो नोट्स के। ठीक है सर, मैं देख रहा हूँ। नहीं देख क्यों लेना, नोटबुक तुम्हारे हाथ में है, करो अभी देखो। बीसीसी पैकिंग को देखो बेटा, हमने जनरेट की थी, एक एक लाइन देखो।